हेलो एवरीवन, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खुद विज्ञान चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है हम देखने वाले हैं अभिवृद्धि एवं विकास, जिसको कि हम इंग्लिश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अभिवृद्धि एवं विकास होता क्या है, इसके अर्थ क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या है और सबसे बड़ी चीज कि इन दोनों के सिद्धांत क्या है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलो फिर हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, इसमें हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलो फिर हम आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जाने के पहले मैं दिल से स्वागत करना चाहती हूँ उन लोगों का जो नए जुड़े हैं मेरे इस चैनल पे। तो चलो फिर हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अभिवृद्धि एवं विकास होता क्या है। ठीक है, तो बोलता बालक के विकास की प्रक्रिया माता के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। ठीक है, तो जो बालक होता है ना, उसकी विकास की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? माता के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहोगे तो वो जो एक स्टोरी थी ना महाभारत वाली, अभिमन्यु की, जिन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ा था, है ना। तो बोला जाता है कि वो अपनी माता के गर्भ में जब थे तभी उन्होंने अपने पिताजी की बातों को सुनी थी और वो उनके दिमाग में बैठ गई थी, जिसकी वजह से उनको चक्र तोड़ना तो आता था लेकिन उनसे बाहर निकलना नहीं आता था। ठीक है, तो ये है एक बेस्ट एग्जांपल जहाँ से आप सीख सकते हो कि एक बच्चे का जो विकास होता है ना, उसकी प्रक्रिया माता के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है और जन्म के बाद शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। ठीक है, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाएं होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट एजेस में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये कब तक चलती रहती है? आपके बुढ़ापे तक। इनफैक्ट जो विकास की अवस्था होती है ना, वो आप जब तक मर नहीं जाओ ना तब तक ये चलती रहती है, क्योंकि मनुष्य अपने हर एक दिन में, इनफैक्ट हर एक क्षण में, ठीक है, आप हर एक मिनट कुछ ना कुछ, हर एक सेकंड कुछ ना कुछ सीखते हो। ठीक है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी अपनी एक विशेषताएं, दशाएं और दिशाएं होती है। शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि और विकास का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो उसमें हमें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दोनों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास के विभिन्न पक्षों व विकास की विभिन्न अवस्थाओं में घटित होने वाली वृद्धि विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें हम लोग देख पाते हैं कि बालक बालिकाओं में जो भी आपकी शारीरिक चेंजेस होती है, जो भी मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक परिवर्तन जो भी होते हैं, उसका ज्ञान आपको कहाँ मिलता है? शिक्षा मनोविज्ञान में। ठीक है, तो यही आपको बताता है अभिवृद्धि एवं विकास। तो चलो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोलता है कि अभिवृद्धि होती क्या है। तो बोलता है कि सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार एवं आकार की वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, अभिवृद्धि में आप क्या देखते हो कि जो आपका शरीर है ना, उसका आप आकार देखते हो। ठीक है, जब बालक छोटा होता है, जब देखो कि जब शिशु जन्म लेता है तो जन्म के समय उसका कितना छोटा सा हाथ, पैर, उसका सर कितना छोटा छोटा सा होता है ना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते रहता है, उसके हाथ का आकार, उसके सर का आकार, उसके शरीर का आकार, सब कुछ क्या होता है? बढ़ते जाता है। उसी हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो उसका वजन भी क्या होता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे तो आयु, ठीक है, बोलते हैं ना बच्चा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? अंगों के भार एवं आकार की वृद्धि को हम जानते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी? अभिवृद्धि में आती है। ठीक है, तो इसी की वजह से बोलते हैं कि सामान्य रूप से जो अभिवृद्धि शब्द है ना, उसको हम लोग किस लिए प्रयोग करते हैं? शरीर और उसके अंगों के भार एवं आकार की वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका अभिवृद्धि। ठीक है, आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना, तो हम लोग देख लेंगे कि अभिवृद्धि की परिभाषा क्या क्या होती है। ठीक है, तो अभिवृद्धि की परिभाषा में जो सोरेनसन थे उन्होंने बताया था, जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसको नापा और तौला जा सकता है। ठीक है, अभिवृद्धि जो होता है ना, एक आयु तक चलती है, मतलब इसको मतलब आप सीमित कर सकते हो, एक सीमित आयु तक चलती है। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा हाइट जो होता है एक सीमित आयु तक ही बढ़ता है। ठीक है, एक मनुष्य जो होता है एक सीमित आयु तक ही जीवित रहता है। ठीक है ना, तो वही सारी चीजें बोली कि अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसको आप नाप सकते हो या तो फिर आप तौल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नापा होगा। ठीक है, यहाँ पे आकार छूट गया। ओके, फिर यहाँ पे फ्रैंक के अनुसार, फ्रैंक ने बोला कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। ठीक है, जो भी आपके शरीर में शारीरिक चेंजेस आएंगे ना, वो सारी चीजें क्या होगी? अभिवृद्धि में जाएगी। ठीक है, तो ये था बोलना सोरेनसन और फ्रैंक का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे विकास का अर्थ। अब विकास क्या होता है? तो विकास का अर्थ सामान्य रूप से जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे ना मैंने एक एग्जांपल दिया था अभिमन्यु वाला, ये क्या होता है? विकास की जो प्रक्रिया होती है ना, वो जन्म से लेके मृत्यु तक चलती है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में हर एक चीजों को सीखता है। ठीक है, बोलते हैं जिसमें तुलनात्मकता और परिमाणात्मक
पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, इसमें आप चीजों को तुलना कर सकते हो और इसमें परिमाणात्मक पक्षों की भी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है ना, इसी के चलते बोला जाता है कि विकास और अभिवृद्धि में ये अंतर है कि विकास जो होती है ना, आप जीवन पर्यंत इसमें कुछ ना कुछ सीखते हो, लेकिन अभिवृद्धि में क्या होती है कि एक सीमित उसका समय होता है, एक समय में जाके वो रुक जाता है। ठीक है, अब इसका हम डेफिनेशन देख लेंगे। तो विकास की परिभाषा में बोलता है हरलॉक के अनुसार, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ठीक है, जैसे जैसे आपके जीवन में विकास होता है, आप में एक नवीन विशेषताएं आएंगी, नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि अभिवृद्धि के जैसे ये सीमित नहीं हो जाता है, लेकिन ये आगे बढ़ता है। ठीक है, फ्रैंक ने बोला विकास के तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। ठीक है, जब आप में विकास होता है, जब आप नई चीजों को सीखते हो तो क्या होता है, आप में चेंजेस आते हैं। तो इसी के चलते बोलते हैं कि विकास का तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। राइट, गेसेल ने बोला विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा जाता है और किसी सीमा तक प्रमुख दिशाओं, शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। ठीक है, गेसेल ने क्या बोला कि विकास जो है वो प्रत्यय है। ठीक है, इसे देखा जाता है। अगर आपको किसी चीज को सिखाया जाता है, ठीक है, आपने उस चीज को सीखी, ठीक है, तो आप उसको अपने डेली जीवन में उसको अपने व्यवहार में शामिल करोगे, तो उसको आप क्या करोगे, देखोगे। ठीक है, आपने किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में विकास किया है तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है, और कुछ सीमा तक उसको आप माप भी सकते हो। ठीक है, अभी के टाइम पे तो वर्कआउट करने का बहुत ज्यादा होड़ है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि अच्छा आज मेरा वजन इतना था, कल मेरा इतना हो गया, तो वो एक क्या है, उसको माप रहे हो आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी विकास होती है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक मैंने अभिवृद्धि और विकास के बारे में आपको जो कुछ भी बताया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उससे तो आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका विशेष प्रश्न है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसके अच्छे से नोट्स लीजिएगा। ठीक है, तो अभिवृद्धि और विकास में हम लोग अंतर देखेंगे। तो अभिवृद्धि बोलते हैं कि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, इसका एक पॉइंट पे आके अंत हो जाता है, लेकिन जो विकास होता है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होता, जब तक आप मर ना जाओ तब तक आप चीजों को सीखते रहते हो। ठीक है, वैसे अभिवृद्धि में बोलते हैं कि परिमाणात्मक परिवर्तनों की अभिव्यक्ति। इसमें क्या होता है कि परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, लेकिन विकास में आपका गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। इसमें आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन इसमें सिर्फ आपका क्वांटिटेटिव होता है। इसको सिर्फ आप भार को माप सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें आप देख भी सकते हो, माप भी सकते हो। ठीक है, किसी क्वालिटी को आप देख सकते हो और किसी चीजों को आप माप भी सकते हो, जैसे कि शारीरिक आकार हो गया, शारीरिक भार हो गया, और सारी चीजों को आप क्या करोगे, आप मापोगे ना, तो वो सारी चीजें आपके विकास में होती है। ठीक है, फिर बोलते हैं अभिवृद्धि विकास का एक चरण है। ठीक है, फिर बोलते हैं विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है ना, अभिवृद्धि में विकास भी सम्मिलित है और विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। ओके, परिवर्तनों को देखा तथा मापा जा सकते हैं। इसमें जो भी परिवर्तन आएंगे आपके शरीर में, उसको आप देख सकते हो और उसको माप सकते हो। और विकास में बोलता है कि इसमें परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है। जो भी आपके शरीर में बदलाव आएगा, जो भी आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, उसको आप क्या करोगे, उसको तो सिर्फ अनुभव करोगे ना, वही बताता है आपका विकास। ठीक है, फिर अभिवृद्धि बोलते हैं कि केवल शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करते हैं। किसको प्रकट करता है, शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करता है। और विकास बोलता है कि संपूर्ण पक्षों को, परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रकट करता है। ये आपको सब कुछ दिखाता है, ये आपको अभिवृद्धि भी दिखाएगा और ये आपको विकास भी दिखाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलते हैं कि अभिवृद्धि लगातार नहीं चलती, बल्कि शिशु काल में तीव्र गति से और उसके बाद धीमी हो जाती है। ठीक है, अभिवृद्धि में क्या बोलते हैं कि लगातार नहीं चलती है। एक बच्चे को देखे होगे, जब बच्चा छोटा होता है तो वो एक समय तक जल्दी जल्दी बढ़ता है, फिर एक समय के बाद उसकी आयु थोड़ी रुक जाती है और वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखते हैं विकास में, विकास की प्रक्रिया जो होती है वो लगातार चलती रहती है, ये कभी भी नहीं रुकती है। ठीक है, इसको आप रोक ही नहीं सकते हो। ठीक है ना, फिर यहाँ पे अभिवृद्धि में बोलते हैं कि वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। ठीक है, लेकिन जो विकास होता है ना, विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है। ठीक है, ये मोस्टली क्वालिटेटिव को ही दर्शाता है और ये मोस्टली क्वांटिटेटिव को दर्शाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखना और इससे आप और सारी पॉइंट्स बना सकते हो और उसको लिख सकते हो। ठीक है,
उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभिवृद्धि की विशेषताएं एवं प्रकृति। ठीक है, तो अभिवृद्धि की विशेषताएं क्या होती है और इसकी कुछ प्रकृति भी होती है, तो क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो बोलते हैं कि अभिवृद्धि परिमाणात्मक होता है, जैसा मैंने बताया था उसको आप माप सकते हो, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है। अभिवृद्धि मनुष्य की विकास की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये मनुष्य की विकास की क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये आता है आपका अभिवृद्धि में। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे विकास के बारे में। तो यहाँ पे बताते हैं कि विकास का आशय परिपक्वात्मक परिवर्तनों से है। ठीक है, तो विकास की आशय क्या है, परिपक्वात्मक। ठीक है, आपको ये मैच्योरिटी दर्शाता है। ठीक है, फिर बोलते हैं कि विकास जो होता है वो प्रगतिगामी होता है। ठीक है, इसमें आप प्रगति करते हो। बच्चों में सामाजिक एवं भावनात्मक विकास होता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास को वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। ठीक है, विकास को ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्यावरण आपको प्रभावित करेगा, नहीं, इसके लिए एनवायरनमेंट भी है और इसके लिए वंशानुक्रम भी है। ठीक है, तो दोनों इसको मिलकर प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास का उद्देश्य समाज योजन स्थापित करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसके सिद्धांत क्या होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप इसके पॉइंट्स याद कर लो। ठीक है, और इसके अंदर की जो चीजें है ना उसको आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, और इसके नोट्स ले लेना, वैसे मैं पीडीएफ डाल दूंगी, वहां से आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो मैं बताती हूँ, उसको आप सुनना अच्छे से और उन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखना, जिससे कि आप एग्जाम में अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, जो इधर मैम ने लिखा है ना उसको लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने शब्दों में लिखोगे तो उससे क्या होता है ना, ज्यादा आपको अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिद्धांत के बारे में। तो बोलते हैं मनुष्य के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाती है। बताया था मैंने, गर्भावस्था से आरंभ हुआ विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। ये परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप होता है। ठीक है, जो भी परिवर्तन होते हैं उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ही चीजें होती है। व्यक्ति के विकास के अनेक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिनमें से कुछ को आज हम लोग देख लेंगे। तो पहले बोलता है निरंतरता का सिद्धांत। बोलता है शारीरिक और मानसिक विकास धीरे धीरे और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है, जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, पर वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। ठीक है, अगर हम लोग शरीर का अगर आकार का देख लेंगे तो वो एक लिमिटेड होता है। ठीक है, कोई इंसान क्या होता है 40 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है, तो कोई 100 साल भी जीता है, उसका एक निश्चित आयु है, वो आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा, लेकिन विकास रुकता नहीं है। ठीक है ना, यही दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे स्किनर महोदय जो थे, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बोला विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये है आपका निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलता है व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत। अब व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत क्या होता है भाई, ये जानेंगे हम लोग। तो बोलते हैं कि मानव विकास का एक समान प्रतिमान होता है। ठीक है, किंतु वंशानुक्रम एवं वातावरण की भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति में विकास में कुछ भिन्नता भी होती है। ठीक है, अगर आपका शारीरिक कुछ कमी है, ठीक है, तो विकास वहां पे जरूर मार खाएगा। ठीक है ना, मार खाएगा अंदर से, विकास मार नहीं खाएगा, मतलब कोई आदमी वाला विकास मार नहीं खाएगा। आपका जो डेवलपमेंट है ना वो थोड़ा धीरे धीरे होता है। किसी किसी का डेवलपमेंट देखोगे काफी जल्दी होता है, कुछ लोग होते हैं अगर उनको पढ़ाओगे तो बहुत जल्दी उन सारी चीजों को ग्रैब करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे उन सारी चीजों को समझते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वंशानुक्रम एंड वातावरण दोनों जरूरी है। अगर दोनों अच्छा हुआ तो आपका विकास काफी अच्छे से होता है। ठीक है, फिर बोलते हैं विभिन्न विभिन्न आयु वर्गों में बालकों के व्यवहारों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो विभिन्न विभिन्न आयु में बच्चों में अंतर भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे बच्चों की कार्य करने की क्षमता जो 1 से 5 साल में 5 साल के बीच में होती है, वो आपको 6 से 10 साल के बीच में नहीं मिलेगी, उसमें कुछ डिफरेंट ही मिलेगा। उसी प्रकार से बोलता है बालकों के व्यवहार में अंतर पाया जाता है, और यह भी पाया जाता है कि जुड़वा बच्चों में भी व्यक्तिगत भिन्नता को देखा गया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो जुड़वा बच्चे जो होते हैं एक ही टाइप की एक्टिविटी करते हैं, लेकिन नहीं, कभी कभी ये भी पाया जाता है कि दो जुड़वा बच्चे अलग अलग टाइप के भी एक्टिविटी करते हैं। अक्सर देखा गया है कि दो जुड़वा बच्चे जो होते हैं ना, उनमें एक जो होता है वो पढ़ाई में काफी अच्छा होता है, लेकिन दूसरा जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, ये चीजें अक्सर देखी जाती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सभी बच्चों में वृद्धि तथा विकास में एक रूपता दिखाई नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं परिपक्वता अधिगम का सिद्धांत।
बोलता है बालक की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता का विशेष महत्व होता है। देखा गया कि बालक किसी भी कार्य को करने में परिपक्वता को ग्रहण कर लेता है। इसी परिपक्वता के कारण बालक अन्य कार्यों को भी आसानी से कर पाता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर बच्चों को सिखाओगे, ठीक है, तो उसमें वो क्या करता है, एक दक्ष हासिल कर लेता है। ठीक है, उस चीज में वो परिपक्व हो जाता है, उस चीज को वो इतने अच्छे से कर लेता है ना, जिससे कि उसको क्या होता है, बाकी की चीजों को करने में भी आसानी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को आपने मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो देखना कि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ परिपक्वता का। ठीक है, वो बहुत अच्छे से उन सारी चीजों के लिए मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, जिससे कि उनको आगे की चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। बोलता है कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले संपूर्ण अंकों, फिर बाद में विशिष्ट भागों को प्रयोग कर पाता है या अंगों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को देखोगे, एकीकरण का अर्थ क्या होता है कि आप एक एक चीजों को सीखते हो और लास्ट में उन सारी चीजों को अच्छे से जोड़ देते हो। ठीक है, तो एक छोटा सा शिशु जब होता है ना, तो देखना सबसे पहले उसका क्या होता है, उसके सर का मूवमेंट होता है। अगर आप कहीं पे आवाज दोगे तो क्या होता है, पटक से अपना सर घुमा के देखेगा। ठीक है, कोई भी आप एक्टिविटी करोगे, फिर कोई भी आवाज सुनता है, तो सबसे पहले उसका कान क्या होता है, चौकन्ना होता है, पटक से वो देखेगा इधर उधर। वैसे ही धीरे धीरे अपने बॉडी को मूव करना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे अपने फिंगर्स मूव करना स्टार्ट करता है, फिर चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, उसके बाद अपना पूरा हाथ हिलाता है। वैसे ही वो बैठने की कोशिश करता है, पहले 4 पैर से वो चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके 4-4 पैर होते हैं, हाथ को भी वो पैर बना देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपने 2 पैरों पे चलना स्टार्ट करता है। ऐसे करके वो क्या करता है, पूरी बॉडी को उठाता है, फिर सारी एक्टिविटी एक साथ करना स्टार्ट करता है। उसको हम लोग बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा यह पता चलता है कि बालक की वृद्धि तथा विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, अभी बच्चे कितने हैं, बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। ठीक है ना, उनको देखना खुद से ये फोन में कुछ ना कुछ करते मिलेंगे आपको, उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपको करते दिखेंगे। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है ना, देखना बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, या तो जहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ता है या फिर उसके जो टीचर होते हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर बच्चा मैथ्स में इंटेलिजेंट है, या तो फिर किसी पर्टिकुलर गेम में इंटरेस्ट रखता है, या तो फिर म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, या तो फिर डांस में इंटरेस्टेड है, तो हम लोग पहले से ही एक भविष्यवाणी कर देते हैं उसके बारे में। नहीं कि बच्चा तो आगे जाके म्यूजिशियन बनेगा, तो वो फुटबॉल में अच्छा करेगा तो क्रिकेटर बनेगा, या तो फिर उसकी बैडमिंटन अच्छी है तो वो बैडमिंटन खेलेगा, या तो फिर उसकी मैथ्स अच्छी है तो इंजीनियरिंग करेगा। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो यही चीज बताता है आपको विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। ठीक है, कि आप बच्चों में कुछ गुणों को देखते हो और उसे क्या करते हो, उसके भविष्य की भविष्यवाणी कर देते हो, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक द्वारा मस्त के गोमुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मस्त के गोमुखी कहा जाता है। इससे पहले शिशु का सिर, उसके पश्चात धड़ और उसके पश्चात हाथ पैर का विकास होता है। जस्ट नाउ मैंने बताया था कि सबसे पहले बच्चा अपने सिर का मूवमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद ही सारी चीजों का मूवमेंट करना वो स्टार्ट करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मस्त घोमुखी। ठीक है, इसको याद रखना कि इस प्रक्रिया को हम लोग मस्त घोमुखी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बोलता है सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न ही केवल पर्यावरण के कारण होता है, बल्कि यह दोनों ही अंतःक्रिया के कारण होता है। ठीक है, एक बच्चा जब उसका विकास होता है तो उसके लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही जरूरी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक बालक का खानदान, वंशानुक्रम क्या होता है, खानदानी चीजें चलते आती है। ठीक है, लोग क्या बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर बच्चा जो है उसके अगर पारिवारिक कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, तो लोगों ने क्या इमेजिनेशन बना के रखा है कि पर्टिकुलर का बच्चा है तो वैसा ही बनेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। वो जिस वातावरण में रह रहा है, जिस चीजों को वो सीख रहा है, वो वैसे भी बन सकते हैं। कभी की एक पुरानी मूवी है, उसमें तो जुड़वा बच्चे होते हैं, तो क्या होता है, एक बच्चा पुलिस वाले के घर में, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो क्या बनता है, पुलिस वाला बनता है। एक बच्चा चोर के घर में, उसको वैसी एनवायरनमेंट मिलती है तो वो क्या बनता है, बड़ा होकर चोर बनता है। ठीक है, तो जैसा आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है, जैसा आपका चीजें रहेंगी, वैसे ही आप चीजों को अडॉप्ट करते हो, वैसे ही आप चीजों को सीखते हो। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। बोलता है कि समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वो पशु हो या मानव, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है।
संसार के समस्त भागों में मानव शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है। हरलॉक के अनुसार, ये भी कौन है? मनोवैज्ञानिक है। तो इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु जाति हो या मानव जाति, अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। ठीक है, जो इंसान का बच्चा वो वैसे ही बढ़ेगा और जो जानवर का बच्चा वो वैसे ही बढ़ेगा। अगर आपने देखा होगा, अगर बिल्ली का बच्चा, ठीक है, या तो फिर बहुत सारे लोगों को शौक है डॉग्स वगैरह रखने का, तो उनके बच्चे, तो उनके विकास में भी आप देखे होंगे और एक इंसान के विकास में देखना, तो जिसका जिस रीति से विकास होना है वैसे ही होगा। ये नहीं हो सकता है कि एक जानवर का बच्चा तो इंसान के, मनुष्य के जैसा विकास होने लगे। ठीक है, वो अपने ही तरीके से विकास करेगा और मनुष्य का बच्चा मनुष्य के तरीके से ही विकास करेगा। तो यही बताता है समान प्रतिमान। ठीक है, जो जैसा है उसके जैसा ही चीजें करेगा। ठीक है ना। लास्ट वन, विकास दर में अंतर का सिद्धांत बोलता है कि लड़के लड़कियों के विकास की दरों में अंतर होते हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि लड़का और लड़की, ठीक है, दोनों में क्या होता है, विकास दर का भी अंतर होता है। ऐसा माना भी गया है कि लड़कों की तुलना में लड़कियां बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है। ठीक है, किशोरावस्था के प्रारंभ में लड़कियां लड़कों से ऊंचे एवं भारी होती हैं, किंतु किशोरावस्था समाप्त होने तक लड़के लड़कियों को क्या करते, पीछे छोड़ देते। ठीक है, किसी में ऊंचाई और उनके वेट में। सभी अंगों का विकास एक गति से न होकर भिन्न भिन्न गति से होते हैं। शरीर के कुछ अंग तेजी से विकसित होते हैं, जबकि कुछ अंग मंद गति से विकसित होते हैं। ठीक है ना। तो ये था आपका विकास दर के अंतर का सिद्धांत। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वैसे आपको इस पीपीटी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और इसके नोट्स ले सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करना।